हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस एसबीटी फिफ्थ सेमेस्टर 2018, 19 एंड 20, और ये है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट चैप्टर। टोटल आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। जो भी अभी तक 2018, 19, 20 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे पास हैं 22। अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से आपको 7 MCQs क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यस और नो? फर्स्ट चैप्टर से कितने MCQs? 7 MCQs आपको मिलने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक भी टर्म ऐसा नहीं है जिसे हमने डिस्कस ना किया हो। बस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो भी हमारे पास इससे पहली वाली वीडियोस हैं आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद फिर आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चंस। हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, और ये ऑर्डर जो है पहले 2018 का है, देन 2019 का है, देन 2020 का। इस ऑर्डर में हमने क्वेश्चंस को लिखा है। ठीक है ना? तो आप इसी ऑर्डर में, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं, उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे, जैसे आज क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? व्हाट आर द टाइप ऑफ एस्टिमेट प्रिपेयर्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क? इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से एस्टिमेट्स हैं जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं एस्टीमेट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? एस्टीमेट। अब जो एस्टीमेट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स का एस्टीमेट है। फर्स्ट वन इज द प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, या फिर आप इसे किस नाम से जान सकते हैं स्टूडेंट्स? प्रीलिमिनरी। ऑब्लिक में क्या हमारे पास? रफ। ऑब्लिक में हमारे पास क्या है? अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट, या फिर आप क्या कह सकते हैं? प्रीलिमिनरी, रफ, अब्स्ट्रक्ट। एक और नाम था, ओके, प्रीलिमिनरी, अब्स्ट्रक्ट, एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट, सॉरी, अब्स्ट्रक्ट और अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए ना, जिससे क्या है कि दिक्कत ना हो हम लोगों को। प्लीज़ इस टेबल को देखिए ध्यान से। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? क्लियर होने वाला है। तो इसे बोल रहे हैं प्रीलिमिनरी, रफ, अब्स्ट्रक्ट, या फिर या क्या कहेंगे हम लोग? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन? सेकेंड वन इज द डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट। अब इनके हमारे पास क्या है? मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से हमारे लेक्चर्स देखे हैं उनको सारे मेथड्स पता होंगे, बट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है उसको इस तरीके से देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। सेकंड है हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, कह सकते हैं आप इसको, या फिर क्या कह सकते हैं? मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड है हमारे पास यूनिट रेट। यूनिट रेट मेथड है। फोर्थ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। क्वांटिटी मेथड है। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन हो गया टिपिकल बे मेथड। ओके, टिपिकल बे मेथड। एंड सिक्स वन इज द एम्पेरिकल, ठीक है ना, एम्पेरिकल इक्वेशन मेथड। ओके, दीज आर द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में हम लोग इनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एंड व्हाट आर द मेथड्स इंक्लूडिंग इन द डिटेल एस्टिमेट? ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते चलिए वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द रिवाइज्ड
revised estimate. Second one is the supplementary. Supplementary estimate. थर्ड वन इज द रिवाइज्ड, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। फोर्थ जो है हमारे पास, ये है हमारे पास एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारे एस्टीमेट के तरीके हैं, इसके बाहर कोई नहीं है, तो इसलिए आपको ये सारा याद रहना चाहिए अच्छे से, एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। इनको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, 1 बाय 1 हमने प्रॉपर डिटेल में इन सारे टॉपिकों को अच्छे से स्टडी किया स्टूडेंट्स। तो आपको इन सारे टॉपिकों को पढ़ना, हमने सारा कुछ यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है और अपने ऐप पर भी है हमारे पास, प्लिंथ एरिया क्यूबिकल। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि विच मेथड इज मोर एक्यूरेट इन ऑल अप्रॉक्सीमेट मेथड्स, मतलब हमसे अगर पूछा जाए कि विच मेथड इज मोर एक्यूरेट या लायबल मेथड, तो उसमें तो हमारे पास कौन सा आता है, डिटेल एस्टीमेट आता है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि अप्रॉक्सीमेट मेथड में से, इन मेथड में से सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, मतलब सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए, ऊपर नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में नॉलेज होना चाहिए। इन पॉइंटों को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो अब आप खुद बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट यस, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सारा कुछ अच्छे से देखते चल रहे हैं यहाँ पे। इन डिटेल एस्टीमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज इज ऑफ द टोटल कॉस्ट। ध्यान से समझना, कंटीजेंसीज का मतलब सिंपल सा क्या है, हम लोग बार बार इसको पढ़ते हैं, ये हमारे पास होता है फुटकर खर्चा, क्या, फुटकर खर्चा, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय, समझ रहे हैं। आकस्मिक व्यय मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब कि जैसे कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया, कोई जैसे वॉल बनाया, कुछ बनाया, वो क्या हो गया, गलत बन गया, तो आप क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, यस और नो। मतलब हम उस टाइम पे नहीं सोच रहे हैं, जब हमने एस्टीमेट तैयार किया था उस टाइम पे हमने उसको नहीं सोचा था कि इसमें भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। वो सारे जो फुटकर खर्चे हैं उन सबको किस में कंसीडर किया जाता है, आकस्मिक व्यय या फिर कंटीजेंसीज में कंसीडर किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका जो रेंज है वो रेंज कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 3 to 5%। हाउ मच, 3 to 5% इज द आंसर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन करके दिया है, देखिए, इन डिटेल्ड एस्टीमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज इज 3% या फिर 5%। अब इसमें बी और सी दोनों के बीच में है, तो इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, बी ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 5 पे क्यों नहीं गए हैं, 3 to 5% है ना, तो हम लोग इसमें 3% कंसीडर कर रहे हैं। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी एंड सी बोथ करेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। पर कुछ लोग आंसर जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, सोचते नहीं है कि क्या पूछना है, बस पूछ लेते हैं, बाद में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यार कुछ दे रहे हैं तो पहले क्लियर तो कर लो खुद से कि पूछ क्या रहे हैं हम लोग। बेचारा टीचर भी परेशान, बच्चे भी परेशान, सबको परेशान करके रखना है। अब देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मार्क दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए एक टेबल बना लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम एडिशनल चार्जेस,
ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये ऑलरेडी मैंने सारा अपने नोट्स में लिखाया हुआ है, ठीक है ना। सम एडिशनल चार्जेस, ठीक है। सम एडिशनल चार्जेस में क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज द कंटीजेंसीज, मतलब फुटकर खर्चा है। इसमें कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट, 3% to 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। इसका हम लोग लेकर चलते हैं फर्स्ट वन। सेकंड हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट में हमारे को कितना है, ये डाटा आपको सारे डाटा क्या रहने चाहिए स्टूडेंट्स, याद रहने चाहिए। इसमें होता है हमारे पास 1.5% टू कितना होता है हमारे पास 2% होता है टोटल कॉस्ट का। कितना हो गया हमारे पास वर्क चार्ज में 1.5 to 2%। इसके अंडर में क्या आता है स्टूडेंट, इसमें जैसे हमारे पास क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे चौकीदार हो गया, वॉचमैन हो गया, ठीक है, वॉचमैन चौकीदार एक ही है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, लिफ्ट को चलाने वाला हो गया, सफाई कर्मी हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमको अलग से क्या करनी पड़ती है, सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो सब किस में आता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टूल एंड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टूल एंड प्लांट्स, इसको लिख लीजिए अच्छे से, टूल एंड प्लांट्स में जो हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 1% to 1.5% ऑफ द एस्टिमेटेड, ठीक है। 1% to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, यह आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है फोर्थ, नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या सेंटेज, ठीक है, सेंटेज चार्जेस कहिए, सेंटेज चार्जेस या फिर डिपार्टमेंटल चार्जेस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्जेस, ठीक है ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्ज, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्ज, या फिर आप इसको और किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास सुपरविजन चार्ज। क्या स्टूडेंट, सुपरविजन, ठीक है ना, सुपरविजन चार्ज। तो ये हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, 10 to 15% होता है। कितना होता है, 10 to 15% ऑफ द एस्टीमेट, ठीक है ना, ऑफ द एस्टीमेट, 10 to 15% ऑफ एस्टीमेट। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा। फोर्थ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, फिफ्थ है वाटर सप्लाई, ठीक है ना, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन। तो ये कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, हम लोग लेते हैं 8%, किसके अकॉर्डिंग, एज पर BN दत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 6 जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें हम लोग कितना लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, सेम 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट या बिल्डिंग कॉस्ट जो होता है, ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये कौन सा हो गया, 5th 6th 7th, इलेक्ट्रिक फैन, इसमें कितना होता है स्टूडेंट, 4% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये टेबल आपको क्या करने वाली है, बहुत हेल्पफुल है। पहले हमने इन सबको पढ़ा था कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, कंटीजेंसीज में किसको कंसिडर किया जाता है, टूल प्लांट या सेंटेज चार्जेस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्जेस या सुपरविजन चार्जेस 10 to 15%। मैंने इनको प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट को लिखाया हुआ है इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें। परंतु देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियोज़ को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई नई चीज़ है। सारा पॉइंट 1 by 1 ऑल पॉइंट्स हमने पहले से पढ़ाया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करेंगे
तो पहला क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था, सेकंड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, यही दो एक्सप्लेनेशन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे, ये हमको क्या रखना है, याद रखना है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बता दिए थे ना हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बी एंड सी 3 to 5% होता है, ठीक है ना, 3 to 5%। बट अगर आपने जाना है तो 3% पे जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, टूल एंड प्लांट्स चार्जेस ऑफ ग्रॉस एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लेकर के चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। टूल एंड प्लांट्स के केस में अभी हम लोगों ने कितना लिखा था, 1 to 1.5%, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा हो जाएगा। ड्यू टू एनी रीजन ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने दो पढ़े थे, एक था 5% और एक था हमारे पास 10%। तो विच वन इज करेक्ट, तो इसमें आंसर आएगा 5%। कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। याद करिए, ड्यू टू एनी रीजन ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ सैंक्शन एस्टिमेट, अगर जो सैंक्शन एस्टिमेट है अगर वो 5% से इंक्रीज कर जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट करते हैं। अगर थोड़ा सा देखना चाहें जो थ्योरी लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो इसमें देखिए एक बार, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्सों को लिखा हुआ है 1 by 1, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है आपके लिए, रिवाइज एस्टिमेट इज ए डिटेल एस्टिमेट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड बाय 5%, यस और नो। तो यही हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क एक्सीड, या फिर ठीक है, लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लिया था अगर उससे 10% ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आपने ध्यान देना कब 5% लेना है और कब 10% लेकर चलना है। एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में 10% लेकर के चलना है। तो इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट एज पर आवर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ 20 mm डाया माइल्ड स्टील रॉड इज। तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर आपको पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर तो सिंपल सा, जो हमारे पास स्टील बार होता है, माइल्ड स्टील या कोई भी है, तो वो जनरली कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। व्हाट इज द डाया, डाया हमारे को दे रखा है 20 mm, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई इंटू डी, या फिर क्या होता है 2πr, बात एक ही है। तो पाई कितना हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई में 20 mm। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, एक पॉइंट से इस पॉइंट को 0 को हटा दो तो ये हो जाएगा 62.8 mm। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है हमारे पास π/4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 20 बाय कितना होता है 4 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 मल्टीप्लाई 500 मीन्स 314 mm स्क्वायर। देन हमारे पास ये आता। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड जो नॉलेज होगी हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। अगर आपको पता करना है कि वेट पता करना है तो कैसे पता करेंगे, वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता करना है तो आपने डायरेक्ट क्या पुट कर देना स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास d²/162, किस में पता चलेगा, ये kg में पता चलेगा, kg पर मीटर, ठीक है, kg पर मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ का जो वेट होगा वो हमको बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फार्मूला आता है तो आप सबको पता है, ठीक है, ये मैंने अपने बेसिक क्लास जो फर्स्ट क्लास था शायद उसको बच्चों ने सीरियस नहीं लिया होगा, क्योंकि जब बेस बताते तो बच्चे कम सीरियस लेते हैं, उनको लगता है हमको आता है, परंतु यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होते ना और सिलेक्शन से बाहर यही करते हैं हमेशा, ये ध्यान देना, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं। तो आप सबको पता है व्हाट इज़ द वेट, वेट इक्वल टू होता है हमारे पास स्टूडेंट्स डेंसिटी
ठीक है, डेंसिटी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेट, ठीक है। वेट में हम लोग किसको लेके चलेंगे, यस, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, मास लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मास पता करना है, मास, ठीक है ना, जैसे केजी में क्या आता है, मास आता है, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर आपको वेट फाइंड करना है तो वेट में क्या होगा हमारे पास, उसमें हो जाएगा यूनिट वेट, ठीक है ना, क्या यूनिट वेट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो आप सबको पता है यूनिट वेट कितना है, जैसे आप डेंसिटी इसी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, π/4 मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर, डी को किस में ले लीजिए, एमएम में ले लीजिए, सॉरी मीटर में ले लीजिए, मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे थ्रू आउट तो आपको यही फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा, डी स्क्वायर बाई 162। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको डाया का वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा, उससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनआरसी डिजाइन वर्क, ठीक है, एनआरसी डिजाइन वर्क क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते चलिए कि क्वेश्चन को, एनआरसी डिजाइन वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन। अगर आपको आरसी डिजाइन वर्क करना है तो क्या आंसर आएगा, तो ध्यान से देखते चलिए। एक एक कोड का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे हमारे को दे रखा है आरसी डिजाइन, आरसीसी हम लोग किस कोड की हेल्प से पढ़ते हैं, तो ये आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स। ये होता है हमारे पास IS 456-2000, ठीक है। तो हमारे पास कोड होता है IS 456-1978, ठीक है, IS 456-2000, ठीक है। ये क्या है, दोनों आरसीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, आरसीसी के लिए स्टडी करते हैं। अभी आपने स्टील में पढ़ा होगा कि एक हमारे पास कौन सा मेथड होता है, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, एंड सेकंड वन इज द लिमिट स्टेट मेथड होता है। और 2013 में इस कोड में भी क्या हो चुका, अमेंडमेंट हो चुका है। तो वो सारे अमेंडमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें को चेंज किया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होता है कि पहले ये था तो आफ्टर 2013 क्या अमेंडमेंट होकर के उसकी वैल्यू क्या हो गई है। तो जब आप आरसीसी का कोड पढ़ें तो अमेंडमेंट भी साथ में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। दिस कोड, ये जो आप कोड देख रहे हैं IS 800-1984, ये हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स स्टील स्ट्रक्चर के लिए। स्टील स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके भी हमारे पास दो कोड हैं, IS 800-1984 एंड IS 800, यस और नो, कितना है हमारे पास, 2007। दिस इज बेस्ड ऑन द WSM मेथड एंड दिस इज बेस्ड ऑन द LSM मेथड, ठीक है, LSM मेथड, इसमें कोई अमेंडमेंट की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास LSM, यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन को पढ़ते हैं, डिजाइन को यहाँ पे हम लोग रिविट को पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिविट डिजाइन जो होता है हमारे पास। तो इसलिए इनको आपने क्या रखना, याद रखना है। और भी बहुत सारे कोड हैं, अब आपको सारा पता चल जाएगा, जैसे कि IS 875, कितना हमारे पास 875, और ये कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 से लेकर के कहाँ तक है, पार्ट 5 तक है, यस और नो, कहाँ तक है, पार्ट 5 तक है। तो फर्स्ट में क्या आता है हमारे पास, डेड लोड, सेकंड में क्या आता है, लाइव लोड, थर्ड में क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, थर्ड में आता है हमारे पास विंड लोड, फोर्थ में कौन सा आता है, स्नो लोड, फिफ्थ में कौन सा आता है, सेकेंडरी इफेक्ट्स ड्यू टू श्रिंकेज, टेम्परेचर एंड क्रीप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को सारे पता रहने चाहिए। IS, ठीक है ना, 1893, ये किसके लिए हमारे पास, अर्थक्वेक के लिए है। तो ये सारे कोड पता होने चाहिए, अर्थक्वेक, ठीक है। एक होता है हमारे पास IS 1343, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से कोड तो तमाम कोड हैं, परंतु हमारे को जो एग्जाम में आ जाए वो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, व्हाट आर द मेन पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टीमेट। जब आप डिटेल एस्टीमेट को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कैरेज फैसिलिटीज, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कैरेज वे फैसिलिटीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है,
डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ 8 टन, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ 8 टन ट्रक फॉर कैरिंग नंबर ऑफ ब्रेक्स। तो ये सब हमारा फर्स्ट क्लास से है, जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा। हमने वहाँ पे क्या लिखा था स्टूडेंट्स बताइए? हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था वेट ऑफ ए ब्रेक कितना हम लोगों ने लिखा था? 3 to 3.5 kg होता है। यस और नो? हाउ मच? 3 to 3.5 kg। तो इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपको 3 to 3.5 kg पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल वेट में आप क्या कर दीजिए, कोई ट्रक है उसकी 8 टन लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो सबसे पहले पॉइंट तो यही पता होना चाहिए 1 टन इक्वल टू कितना होता है। 1 टन इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 टन इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 kg। इसका मतलब टोटल वेट कितना है, टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, या टोटल लोड देख लेते हैं हम लोग। टोटल जो वेट हो जाएगा, टोटल वेट, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 × 1000, इट इज़ 8000 kg। यस और नो? तो नंबर ऑफ ब्रेक्स कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? आप सिंपल सा नंबर ऑफ ब्रेक, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक इट इज इक्वल टू 8000 डिवाइड में 3 तो 8000 डिवाइड में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3.5। इसकी रेंज में आना चाहिए। तो आप देखिए क्या आएगा हमारे पास। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 3 2 जा 6, 666.67 आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर आप 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया वेट कितना होता है स्टूडेंट्स? 50 kg होता है। ओके, ये हमने फर्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से देखा हुआ है। जनरली 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया वेट कितना हमारे पास? 50 kg। आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है, आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जा सकता है, आपसे डेंसिटी पूछा जा सकता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो बताइए क्या होता है? डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी ऑफ द सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास देखा है उनको सारे डाटा याद आने चाहिए जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है स्टूडेंट्स? 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी सीमेंट। तो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स? 3.15 होता है, कहीं कहीं पे 3.14 होता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होगा हमारे पास? बताओ, 1 बैग सीमेंट कितना है? ये होता है हमारे पास स्ट्रेंथ 0.0 और कितना होता है? 35 कितना होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? 35 लीटर। वन मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1000 लीटर होता है। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। इसको 1 मीटर क्यूब की जगह पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? 35 लीटर आ जाएगा। और 1 बैग का आपको वेट पता है कितना हमारे पास? 50 kg होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है। और जो ग्रेड्स हैं, इसके जो ग्रेड हैं वो कितने ग्रेड हैं हमारे पास? 3 ग्रेड्स हम लोग जनरली देखते हैं इसके। ठीक है, 3 ग्रेड हैं हमारे पास। तो वो कौन सा है? 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को प्रॉपर वे में बताते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड, मतलब किन चीज़ों को आप कारपेट एरिया में क्या नहीं करके चलते हैं? कंसिडर करके। किन किन चीज़ों को आप कारपेट एरिया में कंसिडर करके नहीं चलते हैं? तो आप सबको पता है कारपेट एरिया कौन सा एरिया होता है? बताओ। हमने सारा पॉइंट आपको बताए हुए हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे। दिस इज द प्लिंथ एरिया। ओके, प्लिंथ एरिया में ये पॉइंट थे। सारे पॉइंट हमने आज की क्लास के लिए ही कराया था माय डियर। ठीक है ना,
ये पहले किसी क्लास के लिए नहीं कराया था। दिस इज द फ्लोर एरिया, ठीक है, दिस इज द कारपेट एरिया। तो हम लोगों ने क्या बताया था, कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज द यूजफुल एरिया और लाइवेबल एरिया। कौन सा एरिया होता है जो यूजफुल या लाइवेबल एरिया होता है? कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया नॉट यूज्ड फॉर द लिविंग पर्पस। मतलब जितना भी फ्लोर एरिया होता है उसमें से आप उस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें आप नहीं रह सकते। जैसे किचन में आप नहीं रह सकते, स्टोर रूम, बरांडा, गली, बालकनीज, स्टेयर्स या फिर जो शाफ्ट्स हैं वहाँ पे आप नहीं रह सकते। जहाँ पे आप नहीं रह सकते, आप खुद सोचो आप कहाँ नहीं रह सकते। क्या आप लेटरिन बाथरूम में रह सकते हैं? नो। क्या आप किचन में रह सकते हैं? नो। क्या स्टोर रूम में रह सकते हैं? नो। मतलब आपके लिए क्या चाहिए? आपके लिए प्रॉपर बेड रूम चाहिए। तो सिंपल सा मतलब है कि आप जहाँ रह सकते हैं। कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया नॉट यूज फॉर द लिविंग पर्पज। द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट कंसिडर इन द कारपेट एरिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जिसमें हम लोग नहीं रह सकते, जैसे सैनिटरी, बरांडास, कॉरिडोर एंड पासेज, किचन एंड पेंट्रीज, स्टोर इन डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेज, स्टेयर केस एंड ममटीज, शाफ्ट फॉर लिफ्ट्स, ये वर्सटाइज या गैराज, कैंटीन, एयर कंडीशंस, डक्ट, ठीक है, इन सब जगह पे आप क्या है नहीं रह सकते, ठीक है। और ये सब किस कोड के अकॉर्डिंग है? ये कोड भी हमारे को याद रखना है स्टूडेंट्स। IS, यहाँ पे 3 कोड हैं, अभी आगे हमारे पास 2 को और आएंगे। IS 3861/2002 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया पॉइंट? आपने ध्यान देना है, ये डाटाज आपको याद रखना है माय डियर। ये सारे डाटा आपने क्या रखने हैं? याद रखने हैं उस केस के लिए। तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट क्या होना चाहिए? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब हमने आपको सारा कुछ बता दिया। द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड द फॉलोइंग। अगर इंक्लूड होता मतलब किन किन को कंसीडर करना है, एक्सक्लूड का मतलब हो गया किस किस चीज को कंसीडर नहीं करना है। तो द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड, बोलिए स्टोर रूम यस, बरांडा यस, गैराज यस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक। अगर आपसे पूछा जाए 2 साइज पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स? एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक हमारे पास है 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 9 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक या ब्रिक। सेकेंड वन है नॉमिनल साइज। अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, ठीक है ना, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक जो हमारे पास है। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द, तो ये हो जाएगा 20 mm मल्टीप्लाई 10 mm मल्टीप्लाई में 10 mm। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? दिस इज द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल सा। या आपसे पूछा जाए ब्रिक विद मोटार, ठीक है, ब्रिक विद मोटार, ठीक है, ब्रिक विद मोटार का मतलब क्या है? नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यही आपसे टाइल्स के बारे में पूछा जाता, टाइल्स, ब्रिक टाइल्स, ठीक है ना, कौन सा? ब्रिक टाइल्स जो होता है, टाइल्स नहीं ब्रिक टाइल्स, तो उसमें हमारे पास नॉमिनल साइज कितना होता है? सॉरी, व्हाट इज द एक्चुअल साइज? तो वो होता है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होता है? ब्रिक टाइल का साइज होता है। ध्यान देना, अगर आप इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ब्रिक जो है, मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, दिस इज द ब्रिक एंड व्हाट इज द ब्रिक टाइल। तो उसका भी क्या होता है? सेम इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, इस तरीके की होती है ब्रिक टाइल। तो दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। इसकी डायमेंशंस अगर आप देखेंगे, दिस इज द 19, ओके, 19 सेंटीमीटर, और दिस वन इज द 9 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द हाइट? दिस हाइट इज द 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप ये देखेंगे, दिस इज द 9 सेंटीमीटर, दिस वन इज द 9 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द 19 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉमिनल साइज, अगर इनका नॉमिनल साइज पूछा जाए, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द टाइल्स, ब्रिक टाइल, तो आप कहेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको क्या रखना है? याद रखना माय डियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर सैनिटरी वर्क इन परसेंटेज ऑन डिटेल्ड एस्टिमेट कॉस्ट इज। तो सैनिटरी मतलब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, वाटर एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन कितना लेके चल रहे थे हम लोग स्टूडेंट्स, 8% लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे 8% नहीं है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर 8% तो है ही नहीं है तो उसके नियरेस्ट देखो ना, नहीं है तो उसके नियरेस्ट वाला आंसर हमको क्या करना है, कंसिडर करके चलना है, वो नहीं तो उसके आसपास। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसीज इन स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क। देखिए यहाँ पे इन्होंने सही क्वेश्चन दिया है, अगर आपने स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क लिख दिया तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो कंटीजेंसीज मतलब फुटकर खर्चे जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 3 to 5% लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ए गुड एस्टीमेट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, आपको ध्यान देना है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो सेकंड वीडियो है आप एक बार उसको पढ़िए, मैंने वहां पे लिखा है डाटा रिक्वायर्ड, ठीक है, डाटा रिक्वायर्ड फॉर या फिर डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड एस्टीमेट। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो इसमें क्या है, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड एस्टीमेट में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट था हमारे पास ड्राइंग सीट्स, क्या था हमारे पास, ड्राइंग सीट्स। सेकंड हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकेशंस में भी 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। जनरल स्पेसिफिकेशन जैसे जस्ट लाइक दिस इज ए पेन, ठीक है, इस पर हम लोग लिख रहे हैं पेन, बस मेरे को इतना पता है कि ये पेन है, दिस इज द जनरल स्पेसिफिकेशन। बट व्हाट इज द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो स्पेसिफिकेशन अंदर से देख के कि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इतने टाइम इसकी लाइफ है, इसके ये क्या है, इसके फंक्शंस हैं, मतलब प्रॉपर डिटेल में, जो एट प्रेजेंट मेरे को नहीं मालूम है, बिकॉज मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया है, मेरे को तो जस्ट पता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में आपने एसी लगवाना है, तो जब आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, हाँ भाई इतने टन का एसी है, पर अगर आपको पता करना है कि यार ये कितने वोल्टेज पे काम करता है, कितनी इसके लिए मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट का, ये मतलब कितने देर में कमरे को ठंडा करती है, कूल करती है, मतलब बहुत इंटरनली जो इवन लगाने वालों को भी नहीं पता होता, वो सारी डिटेल्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस कहेंगे। एंड थर्ड वन इज द रेट एनालिसिस। ठीक है, थर्ड वन इज द रेट एनालिसिस। ठीक है, थर्ड वन इज द रेट एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, फुल डायमेंशंस ड्राइंग, यस, शेड्यूल्ड ऑफ रेट। शेड्यूल्ड ऑफ रेट में भी हमारे पास 3 है, फर्स्ट इज द मैन, सेकंड इज द मटेरियल, थर्ड वन इज द मशीन। तो इन तीनों को हम लोगों ने देखना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर से ये रिपीट किया है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रेक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यह हमने पढ़ लिया, बार बार एक चीज को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। तो विच वन, देखिए प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट आर द टाइप ऑफ, क्या है, आर द टाइप ऑफ रफ एस्टिमेट। ये तो रफ एस्टिमेट का पार्ट है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता ना। तो विच वन इज करेक्ट स्टूडेंट, तो डिटेल्ड एस्टिमेट इज द एक्यूरेट, या फिर लाइवेबल जो हमारे पास होगा। हम लोग इसके बाद में एसएससी के क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, कुछ क्वेश्चन एसएससी से, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, जिससे कंसेप्ट और अच्छे से बिल्टअप हो जाएंगे। ठीक है, ए रिवाइज एस्टिमेट इज ए प्रिपेयर्ड if the original section estimate exceed by 5% or more. तो which option is correct students, D option is correct. Next question देखिए, which of the following is not included in the plinth area।
प्लिंथ एरिया में किसको कंसिडर नहीं किया जाता है? तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया है, ध्यान से देखिए। ये टॉपिक हमने IS 3861 2002 के अकॉर्डिंग लिया है। इसमें बहुत सारे पोर्शन है जिनको हमने क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। किसमें? ये देखिए ध्यान से, द फॉलोइंग्स शेल नॉट बी इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया। ये किसके बेसिस पे लिया गया स्टूडेंट्स? ये हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ 3861 2002 के बेसिस पे लिया गया है। मतलब हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, हमने इस पर कोड करना है। कोड क्या कहता है? एरिया ऑफ लॉफ्ट, ठीक है, ये हमने समझा रखा है क्या होता है, ऑलरेडी सारे पॉइंटर को समझा चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ द आर्किटेक्चरल बैंड या कॉर्निस, इन सबको कंसिडर नहीं करना है। एरिया ऑफ द वर्टिकल सन ब्रेकर्स, ठीक है, जिससे सन की डायरेक्ट रेज ना आए। बॉक्स लवर्स प्रोजेक्टिंग आउट एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल स्लैब प्रोजेक्शन फॉर फ्लोर पॉट्स etc। ओपन प्लेटफॉर्म, टेरेस का मतलब क्या होता है? छत वाले मकान पे जो बहुत सारे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको। और ओपन स्पायरल या सर्विस स्टेयरकेस एंड एरिया ऑफ मम्टीज, मशीन रूम, टावर्स, टरेंट्स, डोम्स प्रोजेक्टिंग अबव टेरेस लेवल, इन सबको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, दिस इज द मम्टी रूम हमने बताया था, ठीक है ना, दिस इज द लॉफ्ट, ठीक है। या फिर लॉफ्ट के बारे में और भी हम लोग देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पोर्शन होता है घर में, जैसे हम लोग सामान रखने के लिए बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, अपने बाहर की तरफ निकला रहता है, और वो कुछ हाइट पर होता है, 2 to 2.5 हाइट को रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ध्यान से पढ़ते जाइए। Which option is correct, my dear? Which of the following is not included in the plinth area? तो रूम एरिया यस, स्टेयरकेस एरिया यस, बरांडा यस, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, क्या है स्टूडेंट्स? आंगन। आंगन को क्या नहीं करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं। कोर्टयार्ड एरियाज को कंसीडर नहीं करते हैं। ओपन एरियाज, ठीक है ना, ओपन एरियाज को हम लोग क्या नहीं करते? कंसीडर नहीं करते। जैसे समझने की कोशिश करिए, जैसे दिस इज द बिल्टअप एरिया, ठीक है, जैसे, और दिस इज द प्लॉट एरिया, ठीक है, दिस इज द प्लॉट एरिया, दिस इज द बिल्टअप एरिया। तो ये वाला जो है इसे हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? आंगन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दिस इज द गेट, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास बिल्टअप है जिसमें हमारे पास पूरा कवर्ड है। तो ये दिस एरिया इज द सेटबैक एरिया, वो सारे हमने ऑलरेडी पहले से आपको समझा रखे हैं कि प्लॉट एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या है, फ्लोर एरिया क्या है। ऑल एरियाज आर कवर्ड इन आवर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कोर्टयार्ड को हम लोग क्या नहीं करते? इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा है सर, ये रिपीट नहीं किया। द अमाउंट एडेड फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इन एस्टीमेट इज परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो कितना होता है स्टूडेंट्स? याद करिए, 1.5 to 2% होता है। अब आपने ध्यान देना है, इसमें किसको कंसीडर किया जाता है? इसमें किसको कंसीडर किया जाता है? इसमें कंसीडर किया जाता है जैसे सेवादार, ठीक है, सेवादार को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि चौकीदार, ठीक है, चौकीदार जो होता है, या फिर जो क्या होता है हमारे पास सफाई कर्मी, ठीक है ना, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, ठीक है। या फिर कौन कौन होता है? जो वॉचमैन, चौकीदार हो गया, सेवादार, या फिर जैसे लिफ्ट को अप एंड डाउन करने वाला है, ठीक है। ये सारे जितने भी लोग होते हैं उन सब का किसमें जो सैलरीज होती है वो किसमें आता है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आता है। और ये कितना होता है हमारे पास? 1.5% टू 2% होता है। कितना होता है? 1.5 to 2% ऑफ कॉस्ट होता है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। बहुत हेल्प हो रही होगी क्योंकि हमने सारे पॉइंटों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट वेट ऑफ स्टील इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना हमारे पास? 78.5। तो आपको यहाँ पे रखना है याद यूनिट वेट, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए? यूनिट वेट ऑफ स्टील तो ये हो जाएगा 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। कितना है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर यही आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आरसीसी,
आरसीसी का कितना होगा स्टूडेंट्स, तो बताइए कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और यही आपसे पीसीसी का पूछा जाए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, तो आप क्या कहेंगे, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आपसे यही ब्रिक का पूछा जाए, ब्रिक मैसनरी का, ठीक है ना, ब्रिक मैसनरी का पूछा जाए, तो उस केस में आप क्या बताएंगे, मतलब वही कितना आ जाएगा हमारे पास, 18.5 अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारे पास होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको किसका पता है, डेंसिटी किसका पता है, स्टील का पता है, कितना होता है हमारे पास, 1440 होता है, यस और नो। बाकी तो सारे डिटेल्स आपको पता ही है, उसमें तो आपको टेंशन लेने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन हैं, जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा उसी से क्लियर हुए होंगे। व्हेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक अप द वर्क ऑफ अदर डिपार्टमेंट, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी अनदर डिपार्टमेंट का क्या ले लेता है, वर्क करता है, द अमाउंट चार्ज टूवर्ड्स डिजाइन, सुपरविजन, एक्सक्यूशन ETC इज कॉल्ड द सेंटेज चार्जेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको सेंटेज चार्जेस बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, सुपरविजन चार्जेस। क्या बोलेंगे आप इसको, सुपरविजन चार्जेस, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट चार्जेस, ठीक है, डिपार्टमेंट चार्जेस। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द सुपरविजन चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस, या फिर व्हाट इज द सेंटेज चार्जेस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द अर्थवर्क। ये हमारे टॉपिक का नहीं है, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। तो इसमें प्रिज्मोइडल जो होता है, प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो अभी तक आपको इतना ही था स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे, समझ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे 2018, 19, 20, उसमें मैंने आपको सारे MCQs क्वेश्चन बता दिए। जो फर्स्ट चैप्टर से आए हैं, हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंटों को कंसिडर किया है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। टाइम लगा नो डाउट, बट ऐसा पढ़ा दिया है कि अब आप इसको जीवन भर क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम देना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अभी आपके लिए एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम लोग SSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आई थिंक ऑल पॉइंट्स सिंपली क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।